अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने बात करनी है 9th क्लास की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 9 की यानी इंतकाले हरारत की, और जानना है कि इंतकाले हरारत में से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू सारे के सारे जो कि बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि इंतकाले हरारत से क्या मुराद है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट से क्या मुराद ली जाती है। तो इसका जवाब स्टूडेंट आप लोग यहाँ से लिखोगे कि गर्म जिस्म की थर्मल एनर्जी हरारत की सूरत में, यानी जो गर्म जिस्म की थर्मल एनर्जी होती है ना, वो हरारत की सूरत में सर्द जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है, और इस मुंतकिल होने के अमल को इंतकाले हरारत कहा जाता है। अब इंतकाले हरारत जो है कुदरती तौर पर कितने तरीक़ों से होती है, ये भी स्टूडेंट अक्सर 2 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 3 तरीके हैं इंतकाले हरारत के। नंबर 1, कंडक्शन के ज़रिए इंतकाले हरारत होती है, कन्वेक्शन के ज़रिए होती है, और रेडिएशन के ज़रिए इंतकाले हरारत होती है। उसके बाद कंडक्शन से क्या मुराद है, तो कंडक्शन जो है आपने यहाँ से याद रखना है, ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि ठोस अजसाम में, यानी जो ठोस अजसाम होते हैं वो इंतकाले हरारत कंडक्शन के ज़रिए करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग जब अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है, यानी आप लोग देखोगे एक धाती चम्मच का एक लकड़ी के हैंडल के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, और जो धाती चम्मच होगा उसमें इंतकाले हरारत तेज़ होती है जबकि लकड़ी में इंतकाले हरारत इतनी तेज़ नहीं होती। उसकी वजह ये है कि मेटल्स जो होती हैं यानी धातें जो होती हैं उनके पास इंतकाले हरारत यानी हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उनके एटम्स की या मालिक्यूल्स की वाइब्रेशंस की वजह से मुंतकिल होती है, दूसरी जो है मेटल्स के पास आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि गैर धात यानी नॉन मेटल्स के पास आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो आप लोग यहाँ से इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने लिखना है कि ठोस अजसाम में एटम्स की वाइब्रेशन और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की तेज़ रफ्तारी से जो इंतकाले हरारत होती है उसको बोला जाता है कंडक्शन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कंडक्शन से क्या मुराद है, तो आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद नॉन मेटल और मेटल्स के दरमियान इंतकाले हरारत पर नोट लिखे, या मेटल्स में इंतकाले हरारत तेज़ होती है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि मेटल्स के पास आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरारत के बहाव की शरह से क्या मुराद है। तो आप लोगों ने हरारत के बहाव की शरह ये याद कर लेनी है कि यूनिट वक्त में बहती है, यानी हरारत की वो मकदार जो यूनिट वक्त में बहती है उसको हरारत के बहाव की शरह बोलते हैं, और हिसाबी फार्मूला है हरारत की मकदार बटा वक्त, हरारत की मकदार बटा वक्त। अब ये हरारत के बहाव की जो शरह किन किन फैक्टर्स पर असर अंदाज होती है, तो यहाँ पे देखिए ठोस अजसाम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठोस अजसाम का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा इंतकाले हरारत के बहाव की शरह भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद ठोस हिस्सों की लंबाई, अब ठोस शय की जो लंबाई होगी वो जो है हरारत के बहाव की शरह के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद टेम्परेचर यानी सिरों के दरमियान टेम्परेचर, गर्म और ठंडे सिरे के दरमियान टेम्परेचर का जो फ़र्क होता है, अगर फ़र्क ज़्यादा होगा तो हरारत के बहाव की शरह भी ज़्यादा होगी। आप तीनों ये फैक्टर्स अच्छे से देख लोगे। उसके बाद ये थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है, ये थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ है स्टूडेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 नंबर की अक्सर पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر کے استعمال. تو آپ لوگوں نے کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر کے استعمال اچھے سے یہاں سے یاد کر کے رکھ لینے ہیں. یہ نان کنڈکٹر کے استعمال ہیں اور یہاں پہ کنڈکٹر کے بھی کچھ استعمال اس پیراگراف میں دیے گئے ہیں. تو آپ لوگ کوئی چار کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر کے استعمال اچھے سے تیار کر لو گے تاکہ بورڈ کے ایگزام میں اگر یہ کویسچن آئے تو آپ لوگ اس کا آنسر دے سکو. اس کے بعد ہے کنویکشن. کنویکشن والا ٹاپک بہت اہم ہے اور ایم سی کیوز یہاں سے آتا ہے کہ کنویکشن جو ہے اس طریقہ کار سے جو حرارت ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے سیال اشیاء میں. اب یہ سیال اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جو مایات اور گیسز ہیں وہ کنویکشن کے ذریعے انتقال حرارت کرتی ہیں. ٹھوس اجسام کنویکشن کے ذریعے انتقال حرارت نہیں کرتی. اب یہ کنویکشن ہوتا کیا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کنویکشن سے کیا مراد لی جاتی ہے. انتقال حرارت کا وہ طریقہ جس میں کیا ہوتا ہے مالیکیولز کی حقیقی موومنٹ ہوتی ہے اور ایسا جو ہے گیسز اور جو ہے مایات میں ہی ہو پاتا ہے. تو اس قسم کی انتقال حرارت جس کو کنویکشن بولتے ہیں یہ صرف گیسز اور مایات ہی کرتی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لو کنونشنل کرنٹس کیسے بنتے ہیں. یعنی یہاں پہ ایک بیکر لیا گیا اس میں پانی ڈال دیا گیا اور اس کے اندر جو ہے یہاں پہ کچھ چند جو ہے نا کرسٹلز ڈالے گئے ہیں اور یہ پوٹاشیم پر میگنیٹ کے کرسٹلز ہیں. اب دیکھیں ان کے جو ہے دھاریاں بن رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے تھرمل کرنٹس بن رہے ہیں اور یہ تھرمل کرنٹس جو ہیں یہی انتقال حرارت کی وجہ بنتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگ دیکھ لو ہوا کے کرنٹس. اب یہ کویسچن اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ ہوا کے کرنٹس. اب یہاں پہ یہ دیکھو موم بتی جل رہی ہے. اب موم بتی کے اوپر کی ہوا گرم ہو کے اس اے سوراخ سے باہر نکل رہی ہے اور یہاں سے کیا ہو رہا ہے سرد ہوائیں جو ہیں اس ڈبے کے اندر داخل ہو رہی ہیں اور جس سے یہ کیا بن گیا ایک ہوا کا کرنٹ بن گیا. یعنی اس طرح سے یہ ہوا کا کرنٹ بن گیا. اب ہوا کے کرنٹس کے استعمال تو ہوا کے کرنٹس کے ہیں ہی لیکن یہاں سے جو نسیم بری اور نسیم بحری یہ ہوا کے کرنٹس کے نتیجہ میں ہی چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں. ان دونوں میں ڈیفرنس آپ نے جاننا ہے. تو یہاں سے یہ آپ لوگ فرق یہاں سے اچھے سے یاد کر لو گے کہ جو نسیم بری ہوتی ہے نسیم بری وہ جو ہے رات کے وقت چلتی ہے اور یہ جو ہے یہاں سے یعنی خشکی سے سمندر کی طرف جاتی ہے اور بحری دن کے وقت چلتی ہے اور یہ ہوائیں جو ہے سمندر سے خشکی کی طرف آتی ہیں. یہ بحری ہوائیں ہیں اور یہ بری ہوائیں ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس اچھے سے لکھ لو گے. اس کے بعد گلائڈر. گلائڈنگ کیا ہوتا ہے؟ گلائڈر کا ہوا میں رہنے کا سبب بیان کرے. ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے بہت اہم کویسچن ہے. آپ دیکھیں جب ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے ارد گرد کی طرف سے یعنی سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں دوڑی آتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا کے کرنٹس بن جاتے ہیں. اب یہ گلائڈ جو ہے یہ بغیر انجن کا ہوائی جہاز ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا ہوا کے کرنٹس پر سوار ہو جاتا ہے اور گھنٹوں جو ہے نا وہ فضا کے اندر جو ہے اڑتا رہتا ہے اور یہ ہوا کے جو کرنٹس ہیں یعنی جو تھرملز ہیں ان کے اوپر سوار ہونے کی وجہ سے ایسا ہو پاتا ہے. آپ لوگ یہ سارا پیراگراف یاد کر لو گے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہاں سے امپورٹنٹ کویسچن وہ یہ بنتا ہے کہ جو پرندے ہیں جو کہ ہوا کے کرنٹس کو استعمال کر کے گھنٹوں فضا میں بغیر پر پھڑائے اڑتے رہتے ہیں ان کے نام بتائیں. تو آپ نے عقاب شکیرے اور گدھ یہ تھرمل پر سوار ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں جو ہے بغیر پروں کو پھڑپھڑائے اڑتے رہتے ہیں. یہ آپ لوگ یہاں سے اچھے طریقے سے کر لو گے. اس کے بعد ہے ریڈیشن. سورج سے جتنی بھی ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہے ہیٹ وہ ریڈیشنز کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور ریڈیشنز میں انتقال حرارت کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویوز کی صورت میں حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے اور یہ ویوز کون سی ہوتی ہیں؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. یہ کون سی ہوتی ہیں؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ 2 نمبر کے لیے اس کو اچھے سے تیار کر لو گے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ ریڈیشنز کا استعمال دیکھ لینا. اس کو صرف جسٹ آپ لوگ ریڈ کر لیجئے گا. گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس ایفیکٹ والا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ گرین ہاؤس میں ٹمپریچر کی مقدار کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے. اب ٹمپریچر کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے دیکھیں اس میں
ये ग्रीन हाउस के अंदर जो हरारत का जाल बनता है वो कैसे बनता है, सारा इस पैराग्राफ में बताया गया। सूरज से आने वाली शुआएं कितनी तरह की होती है, ज़मीन पर किस तरह की पहुंचती है, और उसके बाद जब ज़मीन से टकराती हैं, टकराने के बाद वापस खारिज होती है तो कौन सी चीज़ इनको रोक लेती है, वापस नहीं जाने देती, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के आगे क्या नुकसानात हैं, असरात क्या हैं, ये आप लोग इस पैराग्राफ से यहाँ से अच्छे तरीके से कर लोगे। अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रेडिएशंस का इतलाक और नताइज क्या होंगे। अब देखें, रेडिएशंस के इतलाक और नताइज में आप लोगों ने एक क्वेश्चन नोट करना है कि हम लोग गर्मियों में गहरे रंग के और कपड़े क्यों पहनते हैं, यानी इसकी वजह क्या है। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि हम लोग सर्दियों में स्याह रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। अब इसका जवाब ये है क्योंकि स्याह रंग जो होते हैं वो हरारत के अच्छे इंतजाम होते हैं, यानी हरारत को अच्छे तरीके से जज़ब करवाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि गर्मियों के अंदर हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद रंग के पहनते हैं, क्यों, ताकि सूरज से आने वाली जितनी भी रोशनी हमारी बॉडी के ऊपर पड़े तो वो कपड़े उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमको कम जो है ना हरारत महसूस होती है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए हो, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, और यहाँ से अक्सर मुख्तसर क्वेश्चन ही एग्जाम में सेट होते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।